प्राइमरीली जाटों ने तो डोमिनेंट जाट है उन्होंने नहीं दिया। हालांकि जाट समाज का एक वर्ग है, बीजेपी को वोट गया है, लेकिन फिर भी इसको कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। अब मुझे लगता है कि शिफ्टिंग होना शुरू हो गई है। एक नाम है जो रोहतक लोकसभा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लड़ा, उससे पहले वो जीता भी, और उसके बाद अब वो गोहाना से विधायक बन के डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, जो कि पूर्व कांग्रेसी हैं, हालांकि पार्टी तो कई बदल चुके हैं, लेकिन बीजेपी ये चाहते हैं कि जो जाट के नाराज होने से बड़ा डैमेज होता है उसको कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल कर लिया जाए। नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया, ना वो शायद देने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन नायाब सैनी के बारे में कहते हैं मतलब यार ये मुख्यमंत्री ना पहले की तरिया को ना सोना है। और बड़ौली पर अभी ताजा आरोप रेप का जो लगा है, हाँ, गैंग रेप का जो उस पे आरोप लगा है वो फेस कर रहे हैं। अनिल विज ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि पद छोड़ देना चाहिए। हाँ। सतसिंह जी क्या सोचते हैं, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? कांग्रेस अटरली फेल्ड क्यों हुई है? क्योंकि उसने कभी असली मुद्दों को एड्रेस किया ही नहीं। हरियाणा कांग्रेस थाली में सजा करके मुंह के सामने रख दी, फिर भी नहीं कैच कर पाई। राव इंद्रजीत मंच से कहते हैं कि हम नायब सैनी का साथ देंगे, पहली बार नहीं, वरना तो आमतौर पर कपड़े फाड़ते रहते हैं, जो आप वाली बात है। वो राव इंद्रजीत हमेशा विरोध में ही रही है, जो भी चीफ मिनिस्टर बना। राव इंद्रजीत जी कांग्रेस में होते थे, मैं रिवाड़ी भी पटौदी भी जब उनकी पब्लिक मीटिंग होती तो अटेंड करने जाता था एज ए पत्रकार। उस समय जितना खुल करके वो बोलते थे, बीजेपी में जाने के बाद जब तक मोदी और अमित शाह ऊपर हैं, मजबूत हैं, तब तक तो राव साहब शांत रहेंगे। बाकी पॉलिटिशियंस के उसमें तो घाघ बना सा दिखता है, लेकिन अभी तक आरती राव बिल्कुल साफ सहज भाव से साफ। मुझे एक शिकायत भी है आरती राव जी से। हरियाणा का एकमात्र सरकारी टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट पीजीआईएमएस रोहतक है, इसको संभालने के लिए आरती राव जी एक बार भी नहीं आई है। क्या आपको लगता है आने वाले समय में राव नरवीर सिंह के लिए भी और अच्छे दिन आ सकते हैं, या पैर फैलाने की कोशिश करेंगे तो आरती सिंह राव जो है दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी? एक बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी, मैं आपको बताता हूँ, जब नायब सैनी जी एमपी कुरुक्षेत्र के होते थे, उनसे मिलने गए, नायब सैनी को 1 घंटा बिठा दिया, फिर सीएम बने, फिर वो पुलिस अधिकारी उनके पास मिलने आया, सीएम के पास तो आ ही गया, उनको 2 घंटे बिठाया। दोस्तों सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आज हमारे साथ एनजेपी हरियाणा के मंच पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतसिंह, और हम रोहतक में ही मौजूद हैं, सतसिंह के स्टूडियो में मौजूद हैं। सतसिंह के स्टूडियो में बैठ करके इनसे हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये आज शुभ दिन है, मैं इनसे स्टूडियो में मिलूंगा। मैं तो सतसिंह से बात करने आया था रोहतक की राजनीति पर, सोनीपत की राजनीति पर, हरियाणा की राजनीति पर, विशेष रूप से भाजपा की राजनीति को लेकर के मुझे बात करनी थी। इस जाटलैंड में भाजपा की राजनीति की दशा और दिशा क्या रहने वाली है। सतसिंह जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। थैंक यू महेश जी। और वो पंजाबी में कहते हैं जी आया नो, यानी कि यू आर मोस्ट वेलकम। आप यहाँ आए और हमें हौसला देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम तो शुरुआत ये करते हैं कि रोहतक में जो रोहतक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के कब्जे में गई इस बार, 1 भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में गई, अहिरवाल बेल्ट की जो कोसली सीट है, और 1 निर्दलीय के खाते में चली गई। मतलब यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा, सत्ता में भाजपा का कब्जा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि रोहतक, प्रॉपर रोहतक जिले की और रोहतक लोकसभा क्षेत्र की राजनीति अब किस दिशा में बढ़ रही है? भाजपा में कौन छत्रप यहाँ पर ताकतवर बनकर उभर रहे हैं? आखिर लोगों की अपेक्षाएं किसी को तो पूरी करनी है। कांग्रेसी चेहरे हैं, कांग्रेसी चेहरों की तो भाजपा मानने वाली नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कौन कौन चेहरे हैं जो अब आने वाले समय में रोहतक की राजनीति को प्रभावित करेंगे? जो देखिए सर, जहाँ तक लोगों की बात है, रोहतक लोकसभा की बात है, या जाटलैंड आप इसको भी कह सकते हैं, जाटलैंड की बात है, यहाँ पर लोगों का जो 8 तारीख से पहले मूड था, यानी कि चुनाव परिणाम से पहले जो मूड था, उसमें पहले लोकसभा हुए जिसमें 5-5 हुआ है, और रोहतक में अब जो विधानसभा हुए, तो जैसा वो मूड जो आप बात कर रहे हो तो लोकसभा से ही 7, 1 और 1, और जो एक
इंडिपेंडेंट आया बहादुरगढ़ से, वो भी भाजपा में मिल ही चुका है। हालांकि वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो जो है अपनी जो लॉयल्टी है वो भाजपा के प्रति, वो तकनीकी बाध्यता है, इसलिए बस वो बाहर है। लेकिन वो सरकार के साथ ही है। तो सर 7-1-1 मतलब एक तरह से भाजपा के पास 8 हैं। तो सर उसके बाद जो विधानसभा चुनाव पे परिणाम 8 तारीख को आया, 8 तारीख के बाद लोग हताश, उदास, निराश और उनको कोई वे आउट नहीं दिख रहा। एक भीम सिंह दहिया की किताब है सर जी। उसमें उन्होंने ये कहा है, वो वाइस चांसलर भी रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, बहुत विद्वान से आदमी है। वो ये कहते हैं कि जाट जो है ना, प्राइमरली हम जाटों की बात कर रहे हैं, उसको अगर आप ताकत से दूर रखोगे ना तो वो लड़ेगा, भिड़ेगा, कुछ भी करेगा। वो सत्ता चाहिए उसको, सत्ता का असली राजपूत वो है, राज के पूत वो है। तो अब लोगों को 10 साल में उन्होंने अपना एक लॉयल्टी एक पर्टिकुलर जगह पर फिक्स कर रखी थी। बहुत हाई एस्पिरेशंस थी कि हमारी सरकार, यानी कि जिनके साथ वो थे, सरकार आएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा फेस थे, मतलब उन्हीं की सरकार आ रही थी। बिल्कुल। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक से उनका डायरेक्ट संबंध है, और जब वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, रोहतक वालों की बल्ले बल्ले देखो। लेकिन सत्सिंह जी, जो यहाँ की रोहतक की जो जनता सोच रही थी वो तो पूरा हो गया, यहाँ तो कांग्रेस की सत्ता आ गई। मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में अब कौन छत्रप उभरेंगे? वही कहना चाह रहा हूँ सर। अब बात है कि लोगों को अपने काम भी करवाने हैं। हमारे हरियाणा का मिजाज तो आप जानते ही हैं। इनको अपने छोरे लगवाने हैं, इनको अपना ट्रांसफर वाला काम करवाना, इनको और अपने एक ऐसा इनको बंदा चाहिए जो इनके थाने कचहरी के भी काम फोन करके करवा सके। तो ऐसे में इनके पास सरकार तो भाजपा की है, और भाजपा को ये लोग पसंद नहीं करते। इसलिए कहा क्योंकि तीसरी बार भाजपा ही है। इन्होंने वोट 2014 में मोदी के नाम पे दिया, बीजेपी को नहीं दिया। उसके बाद 2019 में किसान आंदोलन हुआ, क्या हुआ, उसके बाद भी इनका मूड नहीं था भाजपा को। तीसरी बार भी यही था। प्राइमरीली जाटों ने, तो डोमिनेंट जाट है, उन्होंने नहीं दिया। हालांकि जाट समाज का एक वर्ग है, बीजेपी को वोट गया है, लेकिन फिर भी इसको कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। अब मुझे लगता है कि शिफ्टिंग होना शुरू हो गई है, क्योंकि लोगों का इंतजार और पेशेंस जो है वो जवाब देने लगा है। अगर मैं रोहतक की बात करूं, जो आपका मेन सवाल है, ऐसे कौन कौन से छत्रप हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सर यहाँ जो रोहतक में 2014 से लेकर 2019 तक जो रोहतक के एमएलए रहे, मंत्री भी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खासम खास मनीष ग्रोवर ने जिस तरह से सत्ता चलाई है, घुमाई है, और वो जिस तरीके से लोगों के काम करवाए हैं, अड़ करके, भिड़ करके, तो यहाँ एक बात है, कास्ट की बात नहीं, यहाँ के लोगों को मजबूत आदमी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कास्ट का है। तो मनीष ग्रोवर की चौधर आज भी उतनी ही मजबूत है। मैं ये मानता हूं कि मनीष ग्रोवर के प्रति ना पोलराइज्ड फिगर है वो, जहां लोग उनको हेट करने वाले, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनका नाम नहीं सुनना चाहता, लेकिन एक उनका एक बड़ा लॉयल्टी का सेगमेंट भी है जो मनीष ग्रोवर के पक्ष में डेडिकेटेड है उनके प्रति। जी, और उसके पीछे कारण है। पिछले 10 साल में मनीष ग्रोवर से उन्होंने काम करवाए हैं। मैंने जैसे कहा, पोलराइज्ड फिगर है, उनको बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। मैं मिडल में नहीं है, या तो एंटी ग्रोवर है या प्रो ग्रोवर है। जी प्रो ग्रोवर है, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो मनीष ग्रोवर को पसंद नहीं करते, और मनीष ग्रोवर ने उनके भी काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगा है कि भाई बंदे में दम तो है। तो मैं ये मानता हूं कि एक तो मनीष ग्रोवर एक ऐसा फिगर है, लेकिन अभी जब ये चुनाव हुआ, उस चुनाव में मनीष ग्रोवर की खुद की टिकट के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं एक बार तो मेरे ख्याल से मनीष ग्रोवर ने मना भी कर दिया था। जी, मनीष ग्रोवर ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। तो वो प्रेशर टैक्टिक्स थी या कुछ और वजह? उस समय जो आरएसएस के नेता थे लोकल, उन्होंने प्रेशर बनाया हुआ था हाई कमांड पे कि यहाँ की जो टिकट है मनीष ग्रोवर को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि पोलराइज्ड फिगर है, बहुत नेगेटिव इमेज है उनकी। लेकिन मनीष ग्रोवर तो अब खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने सेंटिमेंट को कुछ इस तरह से घुमाया
कि उन्होंने अनाउंस किया और उसके बाद लोगों का हुजूम यानी कि उनके सपोर्टर्स का हुजूम जो है उनके वहाँ कोठी पे इकट्ठा हुआ, ऐसा बताया गया। और बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे आदेश देंगे मैं वही करूँगा, जो मैंने अनाउंसमेंट की है लोगों का सेंटिमेंट देखते हुए मैं उसको, आपको पता है ये सारी। हम ये भी कह सकते हैं कि वो भीड़ जो है वो एक तरह का संदेश देने के लिए भी जुटाई गई। जी जी हाँ, भीड़ देने के लिए मतलब वो बिल्कुल। और मनीष ग्रोवर पिछले 10 साल में जो उनका रुतबा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री 9.5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे जो उनके बहुत ही खासम खास रहे हैं। रोहतक में प्रवास भी खट्टर साहब करते थे, मतलब उनकी काफ़ी नज़दीकियां हैं। तो मैं ये मानता हूँ मनीष ग्रोवर एक ऐसा नाम है जो वाकई में जिनका आप ये कह सकते हैं। उसके अलावा अब जैसे सरकार नई बनी है और हमारे इलाके में तो बीजेपी का कोई ये मानिए कि क्योंकि जब विधायक जीता ही नहीं तो तो कोई मंत्री पद या मिलने की बात नहीं। तो अभी तक कोई और दूसरा मुझे ऐसा बड़ा फिगर लगता नहीं, लेकिन एक नाम है जो रोहतक लोकसभा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ लड़ा, उससे पहले वो जीता भी और उसके बाद अब वो गोहाना से विधायक बन के डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, जो कि पूर्व कांग्रेसी हैं, हालांकि पार्टी तो वो कई बदल चुके हैं, लेकिन वो वाकिफ हैं यहाँ के मिजाज के। और उनकी जो शैली है वो कांग्रेसी हैं और भाजपा में तो अभी बहुत नए हैं। हालांकि 2019 में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की मोदी साहब ने जब प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब जो वो कांग्रेसियों को भी बखूबी जानते हैं और बीजेपी को भी जानते हैं, यहाँ के लोगों की नब्ज भी जानते हैं और अब उनको मुख्यमंत्री मंत्री पद भी मिला हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो अब गेम घुमाना उन्होंने शुरू कर दिया है। ब्राह्मण कम्युनिटी में आज के दिन अगर वो एक आवाज मार दें तो मैं ये मानता हूं कि ब्राह्मण कम्युनिटी ज्यादातर इकट्ठी हो। एक मेरी जिज्ञासा है, आपको ध्यान होगा चुनावों से पहले मनीष ग्रोवर के प्रति बहुत ज्यादा आक्रामक हुए अरविंद शर्मा, और एक दौर ऐसा आया डॉक्टर अरविंद शर्मा और मनीष ग्रोवर के बीच तलवारें खिंची हुई थी, हाईकमान तक को दखल देना पड़ा। अब क्या स्थिति है दोनों के बीच? राजनीतिक दबाव ऊपर से आकर के दोनों के बीच दिखावटी एकता है या एक है, या भीतर से दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है जो मनीष ग्रोवर और अरविंद शर्मा के बीच? देखिए मैं ये मानता हूं कि कम से कम उनकी आपस में पब्लिक पर एक दूसरे को एम्बैरेसमेंट अब वो नहीं करते, ह्यूमिलिएट नहीं करते, कोई इस तरह की प्रेस स्टेटमेंट वो नहीं देते कि जिससे पार्टी में उन दोनों की स्थिति खराब हो। क्योंकि अब मुख्यमंत्री भी नए आ चुके हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर अरविंद शर्मा ये समझते हैं आज के दिन वो एक मंत्री पद उनके पास है। मनीष ग्रोवर के खासम खास खट्टर साहब पावरफुल हैं लेकिन वो केंद्र में जा चुके हैं, हरियाणा में उनका डायरेक्ट दखल नहीं है और वो विधायक भी नहीं है। थोड़ा मुझे ये लग रहा है जैसे मैं जो सुनता आ रहा हूँ कि मनोहर लाल का डायरेक्ट दखल है हरियाणा में, आप असहमति व्यक्त कर रहे हैं? जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखिए पिछले दिनों जितनी पॉलिटिकल घटना हुई, कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अब नायाब सैनी अपने आप सक्षम है हरियाणा को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठकर चलाने में। शैडो चीफ मिनिस्टर नहीं। हाँ, शैडो चीफ मिनिस्टर नहीं है, उस इमेज से धीरे धीरे उनको निकाला जा रहा है। और अभी देखिए पहले चीफ मिनिस्टर अगर रोहतक आता था यानी कि खट्टर साहब आते थे तो मनीष ग्रोवर का जो भी पकड़ होती थी और सारी बातें होती थी, जिस तरह से उनके घर के बाहर सिक्योरिटी और एसपीडीसी, अब थोड़ा सा देखो फर्क पड़ा है। तो मुझे लगता है कि जो आपका सवाल है कि मनीष ग्रोवर और डॉक्टर अरविंद शर्मा का, तो अरविंद शर्मा का जो जवाब अपने आप ही है, वो मंत्री हैं, विधायक हैं और गोहाना जैसी सीट से, जो कि अपने आप में जाट और नॉन जाट का दोनों ऐसी सीट है जहां जीतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। और लोग धीरे धीरे, क्योंकि लोगों को तो देखो ऐसा है, लोगों को तो काम करवाने हैं, जी। वो कोई भी और कहीं भी और किस रूप में है उनको मतलब नहीं है, उनका काम सिद्ध हो रहा है। वो एक गाना भी तो है ना, मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। तो लोगों का तो देखो वही है। और हरियाणा के लोग तो पॉलिटिकली सर बहुत अवेयर हैं, उनको पता है, दे नो इट बेटर। तो ये दोनों का मैं ये मानता हूँ कि पब्लिकली इन दोनों का आपस में टकराव नहीं है, लेकिन हाँ अंदर खाने जो है इंफॉर्मेशन है कि मामला भी वहीं पर है।
जी। अब सत्सिंह जी, हम ये जानना चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, सब अपना कुनबा बढ़ाते हैं, धीरे धीरे अपना जो सदस्य संख्या भी भाजपा बढ़ा रही है वो चल रहा है। मेरी जिज्ञासा ये जानने में है, लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब भविष्य में जो ये जाट लैंड है पूरा का पूरा, रोहतक, सोनीपत, जींद, हिसार, इसमें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? गैर जाट वाला जो उनका जो फार्मूला चल रहा है, उसी को और ताकतवर बनाया जाएगा इस बेल्ट में, या जाटों को साधने की कोशिश होगी? क्योंकि जाट बेल्ट में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटें जीती है जाट बेल्ट में चौंकाते हुए, लेकिन वो सीटें इसलिए आई कि जाट कैंडिडेट्स वो एक से ज़्यादा खड़े किए गए एक रणनीति के तहत, या खड़े हो गए, भाजपा का भाग्य अच्छा था। तो इन जो बदली परिस्थितियां हैं, बदली परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा क्या रहने वाली है? सर मैं ये मानता हूँ कि जाटों को बीजेपी खुश कर पाए ये भी बड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो बहुत ही अलग हैं। और अगर जाटों को खुश कर दिया तो ये मानिए जो सबसे बड़ा सेगमेंट पिछले 10 साल से जिस राक्षस रूपी जातिवाद राजनीति को भाजपा बड़ा करने की कोशिश कर रही है, वो जिन भी अब अंदर जल्दी अंदर नहीं घुसने वाला है। तो जाटों को तो पता नहीं खुश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नॉन जाट को बीजेपी जरूर नाराज कर लेगी इन चक्रों में, लेकिन बीजेपी ये चाहते हैं कि जो जाट के नाराज होने से बड़ा डैमेज होता है उसको कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल कर लिया जाए, उसको रोकने की कोशिश करेगी। को जितना हो सकता है। खुश तो नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम साम दाम दंड भेद इस तरह से कर लेंगे कि ये डिवाइडेड रहें, और जितना ये डिवाइडेड रहेंगे उतना इन नॉन जाट की पॉलिटिक्स के ऊपर पोलराइज्ड करके बीजेपी को फायदा हो। सिंपल मैथ है सर। तो लेकिन एक बात मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा। मैं जैसे क्योंकि हमारी रिश्तेदारी भी गांव में है, मैं खुद भी गांव से संबंध करता हूँ, तो गांव में हम जाते हैं ना तो लोग कहते हैं यार अब जो मुख्यमंत्री है ना ये सुनता है, कार्यकर्ताओं की सुनता है। नहीं काम हो या ना हो, नहीं ये वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया, ना वो शायद देने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन नायाब सैनी के बारे में कहते हैं ना यार ये मुख्यमंत्री ना पहला की तरिया को ना सोना है, अरे हंसी मजाक भी कर ले है, बोला यार ये ठीक है, ये तो बैर ना बांधता। तो मुझे लगता है बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है जाटों को अंडर कंट्रोल करने की, कि मुख्यमंत्री के नाम पे बिद गेना, पहले खट्टर साहब के नाम पे देखो बिदकता था जाट, क्या ये तो बोल भी बैठा है, काम कुम की तो वो नहीं, वो चौपाल लगा रखी थी और तेरे को ताई को चांद पे भेज दूंगा और ये कर दूंगा। भाजपा ने अपनी रणनीति ये बनाई, चुनाव पहले एंटी इनकम्बेंसी उनको हटा के कम कर, वो देखो वो कामयाब होती दिखाई दे रही है। नायाब सैनी के बारे में बड़ा पॉजिटिव सा माहौल, देखो मैं जाटों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तो उनका ये कहना है कि भाई अब मुख्यमंत्री जो है ना सॉफ्ट है, नरम है, सुड़ल है। हम एक बात करते हैं, जब हम अतीत को देखते हैं तो जब भी हरियाणा की राजनीति में देखते हैं, जब जाट चीफ मिनिस्टर रहा तो नॉन जाट जो है वो प्रदेश अध्यक्ष रह लिया। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है इसमें अभी ओबीसी से चीफ मिनिस्टर है और ब्राह्मण समुदाय से बडोली है, और बडोली पर अभी ताजा आरोप रेप का जो लगा है, हाँ गैंग रेप का जो उसमें जो उस पे आरोप लगा है वो फेस कर रहे हैं। अनिल विज ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि पद छोड़ देना चाहिए। हाँ। सत्सिंह जी क्या सोचते हैं, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? देखिए लोगों का तो सेंटीमेंट ये मानिए कि आज कोई भी अखबार उठा लीजिए लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप कोई भी अखबार उठा लीजिए, लोगों ने तो, रोहतक की बात करूं, कल मानसरोवर पार्क से लेकर के और शहर के अंदर प्रोटेस्ट निकाला है, जींद में भी निकाला है, लगभग सब जगह लोग निकाल रहे हैं। तो लोगों का मूड तो ये है कि भाई इसको पॉलिटिकल रूप ना दिया जाए, क्राइम इज ए क्राइम। और सही बात है, इसमें कांग्रेस का भी होता है या कोई भी होता है। एक चीज तो है कि एक वैकेंसी तो होने वाली है भाजपा में, हो चुकी है, मतलब आप ये मान लो हो चुकी है, क्योंकि इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, आप चाहे कितने बड़े ताकतवर व्यक्ति हो। ये एक ऐसा आरोप है, ऐसा एलिगेशन है कि इसको आप अगर ये आप पर आरोप लग गया ना, जिंदगी गुजर जाती है, आप अपने आप को दूध का दूल्हा साबित नहीं कर पाते। तो विज के बयान से कुछ नैतिक दबाव बढ़ेगा? मुझे लगता है कि विज साहब ने अगर ये बात करी तो होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो, जी, और विज साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी है,
और वो अपने आप को गब्बर सिंह कहलाना ही पसंद करते हैं। गब्बर सिंह इसलिए कि सही को सही और गलत को गलत। तो उन्होंने कुछ कहा है तो अगर उन्होंने कहा है तो वो कहीं ना कहीं धुआं उठ रहा है। का मतलब उन्होंने कहा है तो कोई ना कोई ऐसा इनपुट है उनके पास। उनको लगा कि जितना इनको हम डैमेज कंट्रोल करेंगे उतनी पार्टी की स्थिति खराब होगी, और इमेज जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो उन्होंने एक सदी हुई बात कही है विद साहब ने, और मुझे लगता है सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है। खट्टर साहब तो चले गए हैं, अब अगर मुख्यमंत्री का नंबर था तो उन्हीं का था। वो ठीक है, पार्टी हाईकमांड को जो भी मंजूर था। तो मैं ये मानता हूं कि विद साहब ने सदी हुई बात कही है, और जांच तो होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच तब हो पाएगी जब वो रिजाइन दे देंगे। फेस कर लें अगर दूध के दूध ट्रायल, वो जो भी होगा, जो भी निष्कर्ष जो निकल करके आएगा। क्राइम जो ये है ना, एलिगेशन बहुत सीरियस है, तो इसलिए होना चाहिए। जी जी। तो भारतीय जनता पार्टी की जब हम हरियाणा के लेवल पर बात करते हैं इस जाट बेल्ट के अलावा, तो हम जो अहिरवाल बेल्ट देखते हैं, रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, अब की बार जो 11 विधानसभा सीटें थी उनमें से 10 जीती हैं, और 11वीं जो हारी है उसमें भी कोई हार का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। मत प्रतिशत बहुत ज़्यादा एक तरफा सा ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। इसी तरह फरीदाबाद में पहले से भी बेहतर प्रदर्शन रहा है। फरीदाबाद और पलवल में हम देखें तो शायद 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, जीटी रोड भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। तो जो हरियाणा में जो भाजपा की तरफ जो रुख हमको दिख रहा है, वो जो जिस बेल्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, अहिरवाल बेल्ट में, जीटी रोड बेल्ट में, फरीदाबाद की जो हम बात करते हैं उस बेल्ट में, जो अदर देन जो जाट बेल्ट है, उसके अलावा जो रुझान दिखता है, आज भी भारतीय जनता पार्टी आलोचना के बावजूद, डेवलपमेंट पे बात नहीं होती, लेकिन एक पोलराइजेशन जो हो रहा है पूरा का पूरा, भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर के आगे बढ़ेगी क्या? देखिए सर, मुझे लगता है कि पिछले भाजपा को 3 टर्म हरियाणा दे चुका है, तो अब जब भी चुनाव होंगे 2029 में तो ऑब्वियसली बनते हैं। अगर उससे पहले 2027 में करें, परिसीमन आ जाएगा, ये हो। चुनाव तो 2029 में होंगे, परिसीमन आ जाएगा जब भी होंगे, 2029 मान लेते हैं, तो ये माने कि 15 साल का टाइम बहुत होता है। असली जनहित के मुद्दे, चाहे वो रोहतक हो, रेवाड़ी हो, गुड़गांवा हो या पलवल हो, कुछ भी हो, जनहित के मुद्दे सही मायने में सॉल्व नहीं हो पाए हैं। तो ये अफेक्ट करता है। एक अग्निवीर का इशू भी है, रेवाड़ी का है। जी जी। और रेवाड़ी तो एक ऐसा, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ वाला जो अहिरवाल एक ऐसा है जो वीरों की भूमि है, शहीद होने में अहिरवाल का सबसे आगे रहते हैं। तो जब से ये अग्निवीर चलाई है, हमारा यूथ जो है 10वीं 12वीं पास करके परमानेंट नौकरी मिलती थी, पूरी तरह से प्रभावित है। तो मैं ये मानता हूं कि जनहित के मुद्दों पर भाजपा पूरी तरह से फेल हो गई है। अब ये माने ना, अभी 8 अक्टूबर से पहले भाजपा ने कितने सारे अनाउंसमेंट किए थे सर। सिलेंडर के बारे में 500 रुपये सिलेंडर के बारे में कही थी, महिलाओं को 2100 रुपये कही थी, और भी कितनी सारी ऐसी लुभावने वादे किए थे। अगर आप एमएसपी का कितना बड़ा इशू हो गया है, और आप एसवाईएल का मुद्दा कितना बड़ा है, ये मुद्दे भाजपा सॉल्व कर पाएगी, इतना हमारे स्टेट। एसवाईएल का तो वो तो डाइवर्ट ही कर दिया, उसका तो ध्यान ही अब जो दूसरे इश्यूज आने लग गए। सरकार सॉल्व करने का वो सरकार के पास बहुत सारा तंत्र है, उससे वो डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन ये गेम कब तक खेलते रहेंगे? मुझे लगता है भाजपा हो या कांग्रेस, असली मुद्दों पर तो आना पड़ेगा। अब लोग जाग गए हैं, और अब तो सोशल मीडिया का जमाना सर, एकदम कपड़े उतार लेते हैं। अब ये देखिए ना, 2014 में मुझे याद है सर, जब पीएम का कैंडिडेट एनडीए ने बनाया मोदी साहब को, एक्स सर्विसमैन की रैली रेवाड़ी में हुई थी। मैं उस रैली में गया था, और मैं सर बेहोश हो गया। इतना रश था उस रैली में, इतना जबरदस्त करंट था। आज इधर देखो उधर भीड़ आ रही थी। अरे सर, वो लोग मीडिया मैनेजमेंट चार्ज था, जो बीजेपी का चार्ज थे लोग, एक लोग चार्ज था मोदी साहब के नाम पे। आज आप देख लीजिए कितना फर्क पड़ गया है। उसी रेवाड़ी में आते हैं या वो गुड़गांव में आते हैं, भीड़ नहीं हो पाती। खट्टर साहब को हटाने से पहले, रेवाड़ी में तो हो गई थी, पर वो गुड़गांव में मात खा गए खट्टर साहब। उसी रैली के बाद ही तो उनको बाय बाय टाटा कहा था ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर, असली मुद्दों पर आना पड़ेगा, रेवाड़ी में, फरीदाबाद में, कहीं भी हो। और वो लोग दिल्ली के जो ज्यादा नजदीक है ना सर, वो ज्यादा अवेयर हैं। वो कब तक बातों से लुभाते रहेंगे, कब तक जाट नॉन जाट की राजनीति पे कब तक रोटियां सेकते रहेंगे। देखो, कांग्रेस अटरली फेल्ड क्यों हुई है?
क्योंकि उसने कभी असली मुद्दों को एड्रेस किया ही नहीं। हरियाणा कांग्रेस थाली में सजा करके मुंह के सामने रख दी, फिर भी नहीं कैच कर पाई। क्यों? इंटरनल पॉलिटिक्स, मैं पहले, उसके कारण हाल जो है हमारे सामने है। तो मैं ये मानता हूँ बीजेपी में कहीं ना कहीं वो असली मुद्दों पर भटकाव हो रहा है। जब तक उसको सॉल्व नहीं करेंगे नहीं बात बनेगी। अच्छा, आपको ये लगता है कि नायब सैनी के सामने भारतीय जनता पार्टी में इस समय किसी तरह की चुनौती है, उन्हें फ्री हैंड है, या आप मानते हैं कि राव इंद्रजीत जैसा जो शख्सियत है जिसके पास 5-7 एमएलए जो अपने हैं, वो कदम ताल साथ रखेंगे नायब सैनी के, या किसी तरह का विरोध देखने को मिलेगा? पहली बार हम देख रहे हैं कोसली में एक रैली हुई, नायब सैनी वहाँ पहुँचते हैं, राव इंद्रजीत मंच से कहते हैं कि हम नायब सैनी का साथ देंगे। पहली बार नहीं, वरना तो आमतौर पर कपड़े फाड़ते रहते हैं, जो आप वाली बात है। वो राव इंद्रजीत हमेशा विरोध में ही रही हैं, जो भी चीफ मिनिस्टर बना। हाँ, मुझे याद है जब राव इंद्रजीत जी कांग्रेस में होते थे, मैं रिवाड़ी भी पटौदी भी जब उनकी पब्लिक मीटिंग होती तो अटेंड करने जाता था एज ए पत्रकार। मैंने बहुत रिपोर्टाज की हुई है उसके ऊपर। तो उस समय जितना खुल करके वो बोलते थे, लोगों की बात वो उठाते थे, बीजेपी में जाने के बाद मुझे लगता है कि उनकी जो आवाज के अंदर पैनापन है ना, वो अब उतना नहीं रहा। और आप ये देखिए, अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें, वो आवाज उठाते हैं, उनको एक फलां चीज चाहिए होती है, आवाज उठाते हैं, वो चीज मिल जाती है, चुप हो जाते हैं। फिर वो फलां चीज चाहिए होती है, फिर उनको वो मिल जाते, फिर चुप हो जाते हैं। देखो, लोग सब समझते हैं। उनकी बेटी की टिकट की, उनके चाहने वालों को टिकट की बात थी, वो मिल गई, अब चुप हो गए। कभी डिनर डिप्लोमेसी के नाम पे खट्टर साहब के साथ नहीं करते हैं, फिर वो मंच पे आ जाते हैं। लोग तो सब समझ रहे हैं। अगर जैसा कहते हैं कि हुड्डा साहब को अब लोग समझने लगे हैं, तो वैसी अहिरवाल के भी जो नेता हैं हमारे, राव इंद्रजीत जी बहुत ईमानदार हैं, साफ छवि के हैं। और लेकिन बात तो नेता होता ना। तो मुझे लगता है कि जब तक मोदी और अमित शाह ऊपर हैं, मजबूत हैं, तब तक तो राव साहब शांत रहेंगे। और अब तो उनकी बेटी आ गई, सर अगली पीढ़ी आ गई, शांत रहना ही पड़ेगा। अब हमें आरती राव की परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करनी चाहिए कि हाउ इफेक्टिव आरती राव इज गोइंग टू बी एज ए हेल्थ मिनिस्टर इन हर फर्स्ट टेन्योर। समय इसका जवाब देगा। वैसे समय जवाब देगा, लेकिन ये देखिए ना, मैं सत्सिंह जी की राय जानना चाहूँ, वो क्या है समय से पहले जो सत्सिंह जी की राय जानना। आरती राव के बारे में देखो, आरती राव मुझे लगता है कि आरती राव एक ब्राइट, पढ़ी लिखी और एकदम से कोई बैगेज नहीं है। अदरवाइज पॉलिटिशियन आते हैं ना, कोई आरोप और कुछ इधर उधर की, बिल्कुल क्लीन स्लेट है आरती राव जी की। अब उनके पास वाकई में मौका है, हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है लड़की। मुझे तो मैं इनकी सुनता हूँ ना, मुझे तो इनके ना बाकी पॉलिटिशियंस के उसमें तो घाघ बना सा दिखता है, लेकिन अभी तक आरती राव बिल्कुल साफ सहज छवि भाव की, से आता है, सहज भाव से साफ। और ये है, लेकिन मुझे एक शिकायत भी है आरती राव जी से। हरियाणा का एकमात्र सरकारी टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट पीजीआईएमएस रोहतक है, इसको संभालने के लिए आरती राव जी एक बार भी नहीं आई है। ये रोहतक में है, जाटलैंड में है। इस अगर हमारी बात आरती सिंह राव तक पहुंची तो अगर हेल्थ मिनिस्टर जी सुन रहे हैं तो देखो, ये सरकारी और कितने सारे लोगों को जीवन दान देता है ये। तो ये संस्थान कभी किसी एक एरिया के नहीं होते, ये तो लोगों के हैं, हरियाणा के हैं। और आप हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर हो, संभालना चाहिए। मुझे तो यहाँ तक इनपुट है, वाइस चांसलर्स ने और बाकी लोगों ने सीनियर बकायदा उनसे टाइम मांगा, और वो कई बार टाइम रखा भी, लेकिन पता नहीं एंड टाइम पे वो क्यों उनका रूट बन नहीं पा रहा। चलिए, मुझे उम्मीद है सत्सिंह जी की रोहतक का रूट नहीं उनको मिल रहा है। अब दूसरी बात ये थी कि एक अहिरवाल में नई तरह की चर्चा है पूरी बेल्ट में। अहिरवाल में चर्चा ये है कि राव इंद्रजीत सिंह की जो राजनीतिक विरासत है, वो तो स्वाभाविक रूप से परिवार के हिसाब से तो आरती सिंह राव के पास है। राव नरबीर सिंह के सुर आक्रामक तो हैं, लेकिन बदले हुए हैं। पहली बार वे मैं की बात नहीं कर रहे हैं, हम की बात करते कि हम 10 हैं, हम अहिरवाल में सारे के सारे मिल करके डेवलपमेंट करेंगे। तो राव नरबीर सिंह भी अहिरवाल में वो भी एक वैक्यूम अपने लिए देख रहे हैं कि आने वाले समय में
उनके पास भी एक वैक्यूम है। राव इंद्रजीत अगर मान लीजिए आगामी चुनाव, भविष्य का किसी को नहीं पता, आगामी चुनाव नहीं लड़ते हैं, राजनीति से उम्र के हिसाब से थोड़ा रिटायरमेंट की सोचते हैं। आरती सिंह राव को आगे कर चुके, बेटी के लिए कैबिनेट पोर्टफोलियो मिल गया उनको, लेकिन राव नरवीर सिंह उनकी उम्र थोड़ी कम है राव इंद्रजीत के मुकाबले, वो भी थोड़ा सा हमें लगता है पैर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है आने वाले समय में राव नरवीर सिंह के लिए भी और अच्छे दिन आ सकते हैं, या पैर फैलाने की कोशिश करेंगे तो आरती सिंह राव जो है दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी? सर, इस बात का मैं ये कहता हूं कि लोग जो है ना सर, वो उस समय कौन नेता किसको क्या मौका मिल जाए, जैसे हमारा एरिया, मैं आपको यहाँ से कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस एरिया में चौधरी देवीलाल इतना बड़ा नाम होते थे, इतना बड़ा नाम होते थे, गांव में ताऊ 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 के नाम पे हर बार जिताते थे उनको। हुड्डा साहब उस समय चुनाव लड़ते थे एमपी का, लोकसभा का, वोट गांव से नहीं मिलता था, शहर से मिलता, गांव से हार के आते शहर में। अब वही चौटाला की पार्टी लोकसभा चुनाव लड़े या विधानसभा, कोई नहीं पूछता, समय की बात है। आज हुड्डा साहब इस एरिया के बड़े नेता हैं, जैसे कि आप चुनाव में देख भी चुके हैं, इस एरिया में लोकसभा में विधानसभा उनके नाम का एक वोट बैंक है। तो वैसे ही सर अहिरवाल में भी अगर आप टिके रहे, राव नरवीर जी को देखो, अनुभव देखिए आप, और लोग हर चीज ऑब्जर्व करते हैं, मिलते हैं, किससे मिलते हैं? डायरेक्ट अमित शाह से मिलते हैं, डायरेक्ट उनका कनेक्शन है। राव साहब की तस्वीरें इतना मतलब आती होंगी, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी और वो कॉन्फिडेंस जो राव नरवीर में है, मुझे लगता है कि उनके पास एक बहुत अच्छा स्टेज सेट है, उनको बस टिके रहना है। अहिरवाल भी वही बात है सर, लोग अपने हरियाणा के एक जैसे ही हैं, राज के पूत हैं, राज आए, सत्ता जिसके पास रहेगी उसके इर्द गिर्द। अब नायाब सैनी देखो, एक बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी, मैं आपको बताता हूँ, जब नायाब सैनी जी एमपी कुरुक्षेत्र के होते थे जी। उनसे मिलने गए, नायाब सैनी को 1 घंटा बिठा दिया, फिर सीएम बने, फिर वो पुलिस अधिकारी उनके पास मिलने आया, सीएम के पास तो आ ही गया, उनको 2 घंटे बिठाया और उसी टोन में उनको कहा कि भाई समय लेके आया करो, ऐसे मुंह उठा के मत आ जाया करो। ऐसा मतलब समय की बात है, समय की बात है, समय समय का फेर है, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े, किसी समय की रात। तो आपने सतसिंह जी की बातें सुनी। सतसिंह जी ने पूरा हरियाणा की राजनीति के बारे में बताया, भाजपा की राजनीति के बारे में हमने विशेष रूप से चर्चा की है। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अभी तो जमी हुई है। भाजपा जाटों को साधने की कोशिश तो करेगी, लेकिन अपने वोट बैंक को छिटकने से बचाएगी भी। दो तरफा प्रयास रहेंगे। भविष्य में क्या होता है इसका जवाब समय देगा। समय की बात हमने कर ही ली है। आपका धन्यवाद सर। नमस्कार।